हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का संविधान। और इस चैप्टर में स्टार्टिंग हम करते हैं इंट्रोडक्शन से कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या चीज़ है। तो इस चैप्टर के अंदर इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। एग्ज़ाम्पल में इन्होंने एक गेम लिया है और ये गेम है फुटबॉल। और इसमें इन्होंने बताया है कि जैसे कि आपने सुना होगा कि जो फुटबॉल है या बहुत सारे जो गेम्स होते हैं उन्हें किसी न किसी वे में या कोई ना कोई रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग उनको खेला जाता है। कि एज द नेम सजेस्ट दिस इज़ द गेम इन्वॉल्व द प्लेयर फीट। और जैसे कि आपको पता है कि ये जो गेम है फुटबॉल, ये पैरों से खेला जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल। और अगर हम देखें रूल के अकॉर्डिंग तो जो फुटबॉल होती है, अगर उसको प्लेयर्स अपने हाथों से टच करते हैं तो वो फाउल माना जाता है, केवल गोलकीपर को छोड़ करके। यानी गोलकीपर ही है जो केवल हाथों से बॉल को टच कर सकता है और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो बॉल को हाथों से टच नहीं कर सकते। और अगर कोई प्लेयर फुटबॉल से, अगर जैसे मान लीजिए कुछ अगर प्लेयर्स जो हैं वो हाथों से फुटबॉल हाथों में लेकर फुटबॉल को और फिर पास करते हैं एक दूसरे को, तो वो जो गेम है उसको हम फुटबॉल नहीं कहेंगे, क्योंकि वो गेम ही दूसरा हो जाएगा। और हाथों से पास करते हैं तो वो आपका वॉलीबॉल हो जाता है। सिमिलरली अदर गेम्स, ठीक इसी प्रकार से जो और भी गेम्स हैं जैसे कि हॉकी, क्रिकेट, और इनके भी कुछ रूल्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये खेले जाते हैं। ईच ऑफ दीज रूल्स, और इनके जो रूल्स होते हैं वो मदद करते हैं गेम्स को डिफ़ाइन करने में। और इसी की वजह से हम एक गेम से दूसरे गेम को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसमें अंतर बता सकते हैं। these आर फंडामेंटल टू द गेम्स, और ये फंडामेंटल्स होते हैं। फंडामेंटल मतलब इनके जो मौलिक सिद्धांत उनको हम बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल दैम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, और इसको हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स भी बोल सकते हैं ऑफ द गेम। यानी गेम के कुछ जो नियम कानून हैं उनको कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहा जाता है। लाइक दीज गेम्स, इन्हीं गेम्स के जैसे जो हमारा समाज है, ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल, इसके भी अपने कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं दैट मेक इट वॉट इज़, और वो बनाता है कि क्या वो है आज, एंड डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर काइंड ऑफ सोसाइटी, और वो दूसरे प्रकार की जो समाज है उससे इसको भिन्न बताता है या भिन्न रखता है। इन लार्ज सोसाइटीज़, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर, इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल, जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो लोग होते हैं वो एक साथ मिलकर रहते हैं। दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड, और ये जो रूल्स होते हैं उनको फॉर्मुलेटेड किया जाता है, यानी कि उन्हें अपनाया जाता है थ्रू consensus, and in modern countries these consensus is usually available in written form। और मॉडर्न कंट्रीज़ के अंदर ये जो कंसेंसस होते हैं इनको रिटन रूप में लिखा जाता है या रिटन रूप में ये अवेलेबल होते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन हो गई वो ये हो गई, अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स। ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट जिसके के अंदर कुछ रूल्स होते हैं उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो अगर हम डेफिनेशन इसकी लें तो ये आपकी एक तरह से इसको डिस्क्राइब किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। वी हैव लुक्ड एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने क्लास 6 और 7 के अंदर भी पढ़ा था। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो किताब का नाम है उसमें। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आप सोचते होंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है, वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, और बीइंग क्यूरियस। और आप लोग बड़े क्यूरियस होंगे, या आप लोग आपके अंदर बड़ी जिज्ञासा होगी कि आप ये जानने की कोशिश करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे लिखा गया, एंड हु रोट इट, और किसने इसको लिखा। इस चैप्टर के अंदर हम इन सभी इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो लुक एट द की फीचर, और उसके जो की फीचर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उसको भी हम देखेंगे।
ईच ऑफ दीज फीचर्स, और इनके जो हर फीचर हैं वो क्रूशियल हैं टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी को चलाने में इन इंडिया। सम ऑफ दीज विल बी फोकस ऑफ द डिफरेंट चैप्टर, और उसको फोकस किया गया अलग अलग चैप्टर्स में इस बुक में। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। ये इसमें इन्होंने जो डायग्राम दे रखा है, आपका फिगर दे रखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को शो कर रहा है कि पार्लियामेंट नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दिस assertions for an independent constituent assembly formed only of Indian gained momentum, and this was convened in December 1946। और उस समय एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी इंडियंस के लिए, वो सिर्फ इसलिए कि जो इंडियंस हैं उनको मोमेंटम मिल सके, और दूसरा और इसको कन्वेन किया था दिसंबर 1946 में, यानी कि इसको कंफर्म कर दिया था कि 1946 के अंदर से स्टार्ट हो गया है। और ये जो फोटो देख रहे हो आप, ये शो कर रहा है, इसमें कुछ मेंबर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स हैं। बिटवीन दिसंबर 1946 दिसंबर से लेकर और नवंबर 1949 तक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए, एंड फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी, और जैसी उनकी इच्छा थी, फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लास्ट। और उसका जो शेप था वो डेस्टिनी के अकॉर्डिंग बन गया। आफ्टर 150 years द ब्रिटिश रूल, the member of the Constituent Assembly approached this task with a great idealism। और 150 years के बाद जो ब्रिटिश रूल था और जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इनका जो टास्क था विद अ ग्रेट आइडियलिज्म, एक बहुत ही बड़े आदर्श के साथ, दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड हेल्प प्रोड्यूस, जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो हेल्प करता है, हैड हेल्प प्रोड्यूस, यानी किसकी हेल्प हो रही थी, फ्रीडम स्ट्रगल की। और इसके अंदर जो ग्रेट आइडियलिज्म था, आइडियलिज्म मतलब होता है आदर्श, तो इसमें सब लोगों ने अपने जो थे फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड उन्होंने अपने स्ट्रगल किए थे। बहुत सारे लोगों ने जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने अपना अपना योगदान दिया था, कुछ आइडल्स अपने आगे रख करके। और यू विल रीड मोर अबाउट द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और आप इसको पढ़ेंगे इसके वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेटर इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में। और ये फ़ोटो जो है अलॉन्ग साइड शो द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एड्रेसिंग, और इसमें देखो ये खड़े हैं, इसमें ये शो कर रहे हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे वो यहाँ पर खड़े होकर एड्रेस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। यानी जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे, हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया था 1946 से, मतलब एक साल पहले से इसकी तैयारी स्टार्ट हो गई थी। और इसके जाने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बना। नवंबर 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो तैयार हो गया था, इस पर सब लोगों ने सिग्नेचर कर दिए थे, लेकिन जनवरी 1950 में इस पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। 26 नवंबर में तो ये तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये उस समय का इसमें फ़ोटो दिखाई गई है। टुडे मोस्ट कंट्रीज़ इन द होल वर्ल्ड, आज अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर जिनमें अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन,
और जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, और ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी कंट्रीज जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ डेमोक्रेसी हो। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई पर्पसेस को सर्व करता है, यानी कि कई जो पर्पसेस हैं वो पूरे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। फर्स्ट, इट ले आउट अ सर्टेन आइडल्स, सबसे पहला काम क्या करता है ये कि कुछ आइडल्स तैयार करता है। और आइडल्स मतलब होता है आदर्श, दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री, जो कि बनाए जाते हैं कि हमारी कंट्री किस टाइप की होनी चाहिए उसके बेसिस पर। दैट वी सिटीज़न, जैसा कि हम लोग, एस्पायर मतलब होता है हमारी जो इच्छाएं होती हैं, जैसा हम चाहते हैं टू लिव इन, हम कैसी कंट्री चाहते हैं, हम कैसी कंट्री में रहना चाहते हैं, वो सारी जो हमारी एस्पायर्स या इच्छाएं हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तैयार किया जाता है। और पुट अनदर वे, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, और उसको रखा जाता है दूसरी तरीके से, या कॉन्स्टिट्यूशन जो अगर हम दूसरी तरीके से बताएं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है कि फंडामेंटल नेचर कैसा है हमारी सोसाइटी का। अ कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, और जो कंट्री है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के थ्रू बनाई जाती है। आपको पता है हमारी कंट्रीज़ में अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ रहते हैं, और वो अपने कुछ बिलीव्स को शेयर करते हैं, बट मे नॉट नेसेसरी एग्री ऑन ऑल इशू, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर इशू से एग्री हों। A constitution helps serve as a set of rule। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मदद कर, अब कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व अ सेट ऑफ रूल्स, तो ये सेट ऑफ रूल्स को सर्व करने का काम करता है, और एंड प्रिंसिपल, सिद्धांतों को, कि दैट ऑल पर्सन इन कंट्री, जो कि सभी लोग जो हैं कंट्री के अंदर वो एग्री हों, एग्री upon as a basic of the way in which they are want to country to be governed। गवर्न मतलब होता है शासन करे, तो वो ऐसे रूल्स एंड प्रिंसिपल को सेटअप करता है जो कि बेस होते हैं, और जैसा हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी कंट्री है इस प्रकार से शासन हो हमारी कंट्री के अंदर। दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, और इसके अंदर न केवल टाइप ऑफ गवर्नमेंट को ही इंक्लूड किया गया है, ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडल। दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एग्रीमेंट, ये इसमें इंक्लूड न केवल इतना इंक्लूड होता है कि जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट है, बट ऑल्सो एक एग्रीमेंट भी होता है ऑन सर्टेन आइडल्स, कुछ आदर्श पर, दैट दे ऑल बिलीव द कंट्रीज, जैसे कि जो सभी लोग हैं वो कंट्री पर अपना विश्वास बनाए रखें। अपूर्ण मतलब होता है बनाए रखें। ये नेपाल के स्ट्रगल के बारे में इसमें बताया गया है कि कैसे नेपाल ने स्ट्रगल किया था डेमोक्रेसी लाने के लिए। नेपाल में कई बार डेमोक्रेसी आई और चली गई। द कंट्री ऑफ नेपाल हैज़ विटनेस्ड सेवरल पीपल्स, और जो लोग थे नेपाल के उन्होंने कई स्ट्रगल्स देखे थे डेमोक्रेसी के लिए। देयर वॉज अ पीपल, और जो लोग थे वो स्ट्रगल करते थे या उन्होंने स्ट्रगल किया था 1990 में, दैट स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी आ गई। और जो डेमोक्रेसी थी वो 12 ईयर्स तक रही, 2002 तक। एंड इन अक्टूबर 2002 के अंदर फिर एक मोनार्ची सिस्टम आया जिसमें किंग ज्ञानेंद्र, जो ज्ञानेंद्र थे वो राजा बने यहाँ के, और जो लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट का विरोध करना शुरू कर दिया, और उनके विरोध को दबाने के लिए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने आर्मी की सहायता ली। दिस किंग देन फाइनली टुक ओवर एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और फिर बाद में जो ये राजा था वो उसने हेड ऑफ द गवर्नमेंट उसको सिग्नल मतलब होता है कि दर्शाना या आगे क्या होने वाला हो उसके बारे में संकेत करना, और इमिनेंट मतलब होता है
इमिनेंट रिटर्न मतलब जो नहीं सोचा हो, ऐसा कुछ जो नहीं चाहते हो वो चीज़ वापस आ जाना। तो ये जो एग्रीमेंट था, ये 12 पॉइंट जो एग्रीमेंट हुआ था, जिस पर मेयोइस्ट पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ मिलकर 12 पॉइंट्स एग्रीमेंट पर साइन किए थे। और इस एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट था, ये एक संकेत था टू द लार्जर पब्लिक, बहुत बड़ी पब्लिक के लिए, एंड इमिनेंट रिटर्न की जो डेमोक्रेसी है, जो सोचा भी नहीं था, वो डेमोक्रेसी वापस आएगी और शांति आएगी। इन 2006 के अंदर में पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगन गेनिंग इमेंस फोर्स, और जो लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे डेमोक्रेसी के लिए, वो वापस उन्होंने इमेंस फोर्स को गेन कर लिया, यानी कि दोबारा से सब लोग उन्होंने अपनी शक्ति को पा लिया। एंड इट रिपीटेडली रिफ्यूज्ड द स्मॉल कंसेशन दैट द किंग मेड, और ये जो छोटे मोटे कंसेशन जो राजा दे रहा था उसको उन्होंने मना कर दिया। एंड फाइनली इन अप्रैल 2006 के अंदर जो राजा था, किंग रिस्टोर द थर्ड पार्लियामेंट, इसने क्या करा कि तीसरी पार्लियामेंट बनाई। एंड आस्क्ड द पॉलिटिकल पार्टी, और पॉलिटिकल पार्टी से कहा कि वो गवर्नमेंट बना लें। 2007 के अंदर नेपाल ने इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया। एडप्टेड मतलब होता है अपना लेना। द अबव फोटो, ये जो ऊपर वाली फ़ोटो है, वो शो कर रही है इसी सीन को, जब लोग मूवमेंट कर रहे थे, पीपल मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी 2006 के अंदर ये मूवमेंट कर रहे थे। और यहाँ पर बता रखा कि जो राजा था फाइनली टुक ओवर द एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो राजा था वो क्या बन गया, आर्मी की सहायता से जो राजा था वो वहाँ का हेड बन गया 2005 के अंदर। तो ये इसमें कैसे बताया कि जो नेपाल है, तो नेपाल ने डेमोक्रेसी के लिए कितना स्ट्रगल किया था। पहले इन्होंने स्ट्रगल किया था 1990 के अंदर, फिर 12 साल तक यहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई। उसके बाद फिर 2002 के अंदर राजा ज्ञानेंद्र आए और इन्होंने वापस से ये मेयोइस्ट पार्टी के थ्रू इन्होंने वापस से जो पावर थी गवर्नमेंट की उसको होल्ड कर लिया, उसको ले लिया आर्मी की सहायता से। और फिर 8 फरवरी 2005 के अंदर ये यहाँ के राजा बन गए। फिर जो मेयोइस्ट थे उन्होंने दूसरी पार्टी के साथ 12 पॉइंट एग्रीमेंट पे साइन किया। और ये जो एग्रीमेंट था ये संकेत था बहुत बड़े लोग, बहुत सारी पब्लिक के सामने, कि वापस से डेमोक्रेसी और शांति आएगी। 2006 के अंदर लोगों ने वापस मूवमेंट किया, मतलब ये शो ऑफ कर रहे थे कि हाँ भाई हम डेमोक्रेसी और पीस लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 2006 के अंदर लोगों ने फिर से मूवमेंट स्टार्ट किया डेमोक्रेसी के लिए, और जिसकी वजह से, और राजा जो था इनको छोटे मोटे कंसेशन दे रहा था जिसको लोगों ने लेने से मना कर दिया। और फाइनली जो राजा था 2006 के अंदर उनको एक थर्ड पार्लियामेंट बनानी पड़ी, और जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से कहा कि वो अपनी सरकार बना सकते हैं। और 2007 के अंदर नेपाल ने अपनी इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ये सारी बातें नेपाल के बारे में बता रही थी, ठीक है। तो अब जब लेसन, ये तो था आपका इंट्रोडक्शन, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबने अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ी। अब जो नेक्स्ट आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है, ये इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। और तब तक जो आज मैंने आपको समझाया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल के अंदर आया था, उसके बारे में आप पढ़ेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। तो ओके बाय, हैव अ नाइस डे।